सम्मेलन में आए हुए सभी भाइयों और बहनों, ये आज का आयोजन जो है वो देश के जो हालात हैं उन हालातों को आज के जो हालात हैं उन पर सामाजिक और आर्थिक ये जो हालात हैं उन पर ही यहाँ जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हैं, पूरे देश भर से सब लोग नहीं आ पाए। आज तो ये एक तरह से पूरा देश जैसे कोई शांत झील हो जाती है, उस शांत झील में एक पत्थर तबीयत से उछालने के लिए हालात जो हैं आपको छिपा नहीं है। 70 बरस बाद हिंदुस्तान का, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, किसान हो, उसके हाथ से या उसकी जिंदगी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हाँ, इतना बदलाव है जरूर कि हम लोग यहाँ हजारों बरस में कभी जो व्यवस्था है उसे देखने लगे। इससे ज्यादा हमारा कोई मतलब है नहीं। हाँ, ये है कि दिल्ली में और कई इलाकों में, राज्य की राजधानियों में हम लोग जो हैं वो दृष्टा हैं। पहले हमारे इन वर्गों के जो माँ बाप पुरखे थे वो कभी उन्हें पता ही नहीं था, वो देख ही नहीं पाते थे। हालात इतने बदले कि हम देख रहे हैं, दृष्टा हैं। और चारों तरफ जो देख रहे हैं उसमें कैसे, उस मंजिल से कैसे आगे बढ़े। और एक बात जान लीजिए कि दो ही सवाल आदमी की जिंदगी में तकलीफ देते हैं। एक आर्थिक विषमता जिसकी चर्चा लगातार होती है, उसके लिए कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन जो सामाजिक विषमता की पीड़ा है वो सवाल जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। कुछ लोग हमारे बीच में आगे आए हैं, मंडल के बाद कई लोगों को सत्ता, और वो भी सूबे तक आई। दिल्ली की सत्ता कभी हमारे हाथ आई नहीं, हम इसमें दृष्टे ही थे, हिस्सेदार थे। तो आज का जो एक बड़ा सवाल छूट जाता है वो सवाल है जो सोशल डिस्पैरिटी है, जो सामाजिक विषमता है। भारतीय समाज में जो जात व्यवस्था है उसमें शूद्र और अतिशूद्र, किसान, ये खंड खंड है।
ये जातियों में बटा हुआ है, खंड खंड है, पाखंडी पाखंड से निकालने वो कामयाब है। पूरी तरह से अपमान की समानता छोटे बड़े पैमाने पर एक सी है, दलित की ज्यादा है। आदिवासी तो बिल्कुल किनारे है, हाशिए पर चला गया, उसकी तो कुछ सुनने वाला नहीं, असंगठित है वो। दलित में चेतना आई है, लेकिन वो भी किनारे खड़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि उसमें बाबा साहब और महात्मा फुले के चलते उसमें एक बड़ी व्यापक चेतना है। वो अपने स्तर पर सब जगह लड़ रहा, लेकिन असंगठित है। उसमें कई लोग व्यापारी खड़े हो गए। इसी तरह आदिवासी है, वो तो बिखरा हुआ है, कहीं भील है, कहीं गौड़ है, कहीं मुराव है, यानी अलग अलग उसकी ज्योग्राफी भूगोल के अनुसार बटा हुआ है। तो ये जो हिस्से हैं बैकवर्ड क्लास का, ये सबसे ज्यादा जिसको जिम्मेदारी संभालना थी, जिसको अपने ऊपर लेकर के इसको समाज की सदियों पुरानी ये आर्थिक विषमता जो है, उसके साथ सामाजिक विषमता को इसी के ज्यादा जिम्मे था। इसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन इसकी जातियां भी ज्यादा है। और जातियां तो जमा हुआ वर्ग है। मार्क्स कहता है, बड़ा आदमी था मार्क्स, वो कहता है कि वर्ग संघर्ष यानी वहां वर्ग है वो बहता हुआ है। न्यूटन का बाप जो था वो बड़ा ही था। इसी तरह वहां धंधा बदलते रहता, जात नहीं है वहां, यहां नहीं होता। तो यहां जात जमा हुआ वर्ग है गरीबों का, ऊपर का भी जमा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में संपत्ति है, संपदा है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, हर चीज है। वो मैं बाद में आपसे बोलूंगा। तो जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस है, उसमें जिनकी संख्या ज्यादा है, चाहे दलित में हो और चाहे पिछड़ों में हो, उनका काम है कि उस जात को गले से ना लगाएं, उस जात को जमात में बदलें, नहीं तो मारे जाएंगे, यानी आंदोलन मारा जाएगा। जिनकी संख्या ज्यादा है उन्हें जात का अभिमान नहीं, जात को उन्हें जीभ से पकड़ना नहीं है, जात कैसे जमात में बदले ये उसको करना है। और छोटे पिछड़े लोग हैं, छोटे दलित लोग हैं, उनका काम भी ये है कि वो जात व्यवस्था जो है, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जैसे आवारा कुत्ते होते ना, हर मोहल्ले में पालतू कुत्ता होता है, तो वो तो मालिक पे घर में कोई घुसता तब भूखता है, लेकिन आवारा कुत्ता जो होता है वो क्या करता है, वो एक दूसरे पे भूखते रहता भूखते रहता भूखते रहता है। यही जाति व्यवस्था है। यानी ये जो शोषित समाज है, पिछड़ा और दलित है, ये कुकर की आदत लिए हुए है। आप देखोगे यहीं बैठेगा तो अपनी जात सूंघेगा, पहला काम ये करेगा। और जात सूंघने के बाद क्या करेगा कि जैसे उठ के आप आसपास जाएंगे तो हर एक जात को एक दूसरे को कहावतें बना के रखिए, ऐर गलरिया पासी, ये सब सत्यानाश, ये ऊपर तबका कहता है। मगर ये भी जैसे ही उठा 10 दलित 10 बैकवर्ड क्लास बैठे, उठते से ही एक दूसरे को गाली देंगे। अरे ये जितनी बीमारियां हैं जिस पर मैं बाद में बोलूंगा, तो आज जो है वो एक ही काम है, एक ही बात है। यहां जो आएगा वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा चीज है तो 7 मिनट,
अनुशासन को रखना चाहिए, या कई लोग बोलना चाहेंगे, और कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, वो ऐसा अनशन बोल सकते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। विकट परिस्थिति है ये, जो समाज परिवर्तन है, इससे ज्यादा विकट बदलाव का दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसके लिए कोई आज तक विद्वान पैदा नहीं हुआ कि इसको बदल दे, इसको एक करके रास्ता बना दे, ये आज तक नहीं हुआ। इसलिए हर आदमी जो बोलेगा वो 5 से 10 मिनट से 5 से 7 मिनट 7 से ज्यादा उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी जात बुलाकर बोलेगा सिर्फ 5 से 7 मिनट। आपके हाथ में पर्ची देंगे तो बोलने वाले को यहाँ जो सामाजिक विषमता का सवाल उस पर बोलना है। जो दलित भाई आए हैं, फिर आदिवासी आए हैं, आदिवासी मित्र आए हैं, पिछड़े लोग आए, आकर के अपनी अपनी राय कि क्या किया जाए। ये जो सदियों से हमको जो जात पकड़ा दी गई है, तो वो बगैर मांस की हड्डी है, उसे हम हजारों साल से चूस रहे हैं। इसलिए सामाजिक विषमता का सवाल हमारा हल नहीं होता है, फूट पड़ जाती है। मंडल के बाद पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन वो सूबे तक हुआ, और वोट के जरिए जो बदलाव से आए उन्होंने गलतियां कर दी, और गलतियां उनके संस्कार में फंसी हुई है, बनी हुई है। तो आपके बोलने के बाद मैं बोलूँगा, लेकिन पहले जितने भी महत्वपूर्ण लोग और क्या कार्यक्रम हैं, तो जो इस सम्मेलन के आयोजक लोग हैं, 5-7 लोग हैं, वो तय करके जो महत्वपूर्ण लोग हैं किन किन को बुलाना है। ये 5 बजे तक चलेगा। एक बार बीच में भोजन है, और भोजन करने के बाद भी फिर बैठना है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई कैसे मजबूत हो, यानी हिंदुस्तान में आपकी आबादी 80% है हिंदू समाज में। जो अक़लियत के लोग हैं, जहां आप इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बुलाने की जरूरत नहीं, वो आपके दरवाजा तोड़ करके गोल मार देगा। वो पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ा है। इसलिए मैंने उनको ज्यादा बुलाया भी नहीं। बीमारी यहां है, जो शूद्र अतिशूद्र है, पिछड़ा दलित है। इस बीमारी से आज पहली बार मंडल लगाने के बाद 40-42 साल से हम हैं, तो जो परिस्थिति विकट पैदा हुई है, इसके लिए कैसे मुकाबला हो, उसके लिए आपको बुलाया गया है। और कैसे संगठित हो, कैसे हो, अभी तो बहुत लोग नहीं आए हैं इसमें। आप लोगों ने इधर उधर लोगों से बात करके आज बुलाया। सारे देश में इस तरह के काम में लगे हुए लोगों को भी, हम सब लोगों को, जो लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, उनका काम है कि सारे देश में जितने तरह के लोग हैं, ये सोशल डिस्पैरिटी में, सामाजिक विषमता में लगे हुए लोग हैं, याद रखना वही क्रांति के लोग हैं, वही परिवर्तन के लोग हैं। दुनिया का इंकलाब हो जाएगा जिस दिन हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था का एरेडिकेशन हो जाएगा। जिस दिन हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था में समरसता आ जाएगी, एकता आ जाएगी। एकता का मतलब जात जात रह करके नहीं आएगी। अभी तो संभव जात जात कोई करना पड़ेगा, बड़ी कठिन चीज है, लेकिन ये बड़ा कठिन सवाल है। इसलिए यहाँ जो लोग बोले संतुलित बोले, ज्यादा यहाँ कोई यानी किसी तरह से उत्साह भरने की जरूरत नहीं है, विचार भरने की जरूरत है, समझ भरने की जरूरत है। यहाँ लंबी चौड़ी मारने की जरूरत नहीं है, बट कठिन दौर है। संतुलित और तरीके से यहाँ बातों को 5 मिनट से 7 मिनट में रखिए, और इसका संचालन में
भाई सुनील सरदार को कहूंगा कि इसका संचालन करें। धन्यवाद। महाराष्ट्र के ओबीसी के नेता ने लिखा है किताब, देवरे साहब। वो जो है ना डंडी ला, डंडे के साथ ला। पानी का बोतल भी लेना, पानी का बोतल भी लेना। ये ईवीएम नाम की किताब है जिसका इनॉग्रेशन शरद जी यादव जी ने किया है, और ये किताब हर एक ने लेनी है। आज की सभा के इस आज के अनोखे सम्मेलन के सभी भाइयों और बहनों, बहुत सुबह से आप सब लोगों को सुनने का मकसद था, जो सब लोग बैठे हैं वो सब लोग, और सब लोग के भीतर से लोगों को बुला करके सवेरे से ये सत्र चला हुआ है। और ठीक है, हाँ टिका रहेगा। ये रत्नाकर जी हैं, बहुत बड़े पेंटर हैं। ये दुनिया भर में इनका हजारों लाखों रुपए में पेंटिंग बिकता है। बहुत साथियों को हम जानते हैं और बहुत लोगों को हम आज ही, पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार यहाँ आए होंगे। मैं सबसे पहले जो इसके आयोजन में लगे हुए लोग थे, सुनील सरदार, डॉक्टर गौतम, दिलीप मंडल और बहुत लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, वो सब लोग इसमें लगे हैं, तब ये सब लोग यहाँ आए हैं। इसलिए जिन लोगों ने ये प्रयास किया है उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। और ये जो आयोजन है इसमें कई मित्रों ने सहयोग किया है, और इसके आयोजन का मकसद है ये जानने का दुनिया कभी भी बगैर, और कोई सभ्यता और कोई इंसानी सभ्यता हमेशा चुनौतियों से घिरी रहती है। आज भी आपने विस्तार से कई तरह से कई लोगों ने जो आज की वर्तमान परिस्थिति, उस पर भी, ए भाई, आज की परिस्थिति है, इसके आसपास की जो परिस्थिति है, उस पर भी लोगों ने गहरे से ठीक से बात रखी है। इतिहास कैसे बिखर बिखर जाता है, कैसे जो वंचित समाज है, वंचित समाज जो है वो 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 30 बरस नहीं, 70 बरस नहीं, वो कितनी सदियां हैं, मुश्किल है उस तारीख को लगाना। 1000 बरस से, 2000 बरस से, 3000 बरस से या 5000 बरस से, अनवरत निरंतर, जिस पर चौथराम जी बोल रहे थे, बहुत लोग बोले, उन्होंने लेकिन जब बात बोली कि पुराना और नया
इतिहास को भी उन्होंने चित्रित किया। बहुत से साथियों ने उपाय बताए। कुछ लोगों ने कहा कि तत्काल उपाय है, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग हैं जिनके चलते तबाही और बर्बादी हो गई है। ये सब सही है, सही है, लेकिन आज ये सभा, ये जो मीटिंग, ये जो आपको इकट्ठा किया, बुलाया गया, उसका मकसद है कि एक समाज का बदलाव का इतिहास का जो चक्र है वो एक हिंदुस्तान की आजादी है। उसमें हमको बड़ा मौका है। वो हिंदुस्तान के एडल्ट फ्रेंचाइज में, चाहे वो पढ़े लिखे हैं और चाहे वो नहीं पढ़े लिखे, उनको बैलेट पेपर हाथ में मिला। एडल्ट फ्रेंचाइज आजकल बटन दबा के मिलता है, ये मिला। वो एक तारीख है। वो तारीख नहीं होती तो हम लोग यहां नहीं बैठे होते। दुनिया बदली है। वो तारीख नहीं होती तो वो आजादी के बाद के जितने भी लोग संविधान सभा में थे, वो सब लोग, और बाबा साहब संविधान को बनाने के अगुवा थे। उन्होंने एक बड़ा काम किया। उसमें हर तरह के तबके के लोग थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी इंसानियत, जिन लोगों ने हजारों बरस में इस हालात और इस सूरत को बनाया है, वो कभी कभी इंसान बन के भी खड़े होते हैं। तो एक तारीख वो है। उस तारीख में हजारों बरस में पहली बार हिंदुस्तान के आदमी के हाथ में राय देने का हक आया। वो राय मामूली चीज नहीं है। उस राय से ही हिंदुस्तान का राज निकलता है। उसी राय से, बैलेट पेपर से, बटन से राज का, दिल्ली का, और अब तो पंचायत का भी, हर तरह का पद और प्रतिष्ठा उसी से निकलती है। उसी से निकलती है। वो राय, वो बैलेट पेपर हमारे हाथ आया है। आप जान लीजिए कि हजारों बरस में कोई मामूली काम नहीं हुआ ये। लेकिन ये मामूली काम, असाधारण काम हमारे लोग नहीं समझे। ये जो बैलेट पेपर हमारे पास है, आपने सबने कहा, आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं, शूद्र है, तिशूद्र है, किसान है, जो मेहनत करते हैं, जो दौलत बनाते हैं, जो पसीना बहाते हैं और संपत्ति बनाते हैं, वो सब यही तो लोग हैं जिनके नाम आपने दलित रखा हुआ है, आदिवासी रखा हुआ है, पिछड़ा रखा हुआ है, किसान रखा हुआ है। इनके हाथ में इतने बड़ी ताकत थी। अब इस ताकत का मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं। ये जो पहला लोकसभा का जो बैलेट पेपर है, लोकसभा का जो बटन है, वो जानते हो कितने का बटन है? वो हर बरस जो बजट है, वो इस साल का बजट जो है वो 21 लाख करोड़, कितना? 21 लाख करोड़ रुपया 5 बरस का, 105 लाख करोड़ रुपया, 105 लाख करोड़। एक आपके पास जो बटन है लोकसभा का, उसमें है ये। हमारा आदमी समझे ही नहीं। हमारा आदमी इतना सामर्थ्य, इतना ताकत, इतना पुरुषार्थ हमारे पास ही था, हमारी संख्या थी। नहीं समझा? इसी तरह विधानसभा में गिनोगे, यानी जान लो कि ये जो वोट है, इस वोट को
और हमारी संख्या है, नारा हम लगाते हैं, हमारी संख्या भी है। और संख्या सब मेहनत वाले लोगों की है, पसीना बहाने वाले लोगों की है, हाड़ तोड़ने वाले लोगों की, गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाले लोगों की, जंगल जहाज दुनिया भर की चीजों को चलाते हैं उनकी है। लेकिन ये बैलेट पेपर का बड़ा मुद्दा, बड़ा 47 में एक बड़ा भारी हक मिला। संविधान का यदि कोई एक इंजन है तो क्या ये बैलेट पेपर, ये राय जो है वही संविधान का इंजन है। उसको मोटे तौर पर समझने की जरूरत नहीं है, मोटी बात है ये। हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो आइन है, उस आइन का जो इंजन है वो वोट है, राय है, बैलेट पेपर है। देश तो चलाने का मौका मिला था, हाथ आया था। अब मैं आना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति बिगड़ी क्यों ऐसा हुआ है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में गरीबी और अमीरी की लड़ाई कम हुई है, लेकिन मान सम्मान और सामाजिक विषमता की लड़ाई सबसे लंबी है। उस लड़ाई का थोड़ा बहुत जो इतिहास है धुंधला, बहुत सा इतिहास तो लिखा ही नहीं गया, आज भी नहीं लिखा जाता। कलम जिनके हाथ में होता है, इतिहास भी उनका होता है। ये मत भूलना, जिनके हाथ में कलम होता है, लोग कहते पढ़ो लिखो, मैं कहता हूं पढ़ना लिखने के साथ सिर्फ लिखना सीखो। लिखने वाला ही इतिहास बनाता है, तो पढ़ जाओ, लेकिन कलम को, पढ़ाई की यदि कोई एक चीज ड्राइविंग फोर्स है तो वो कलम है। अब आजकल तो बहुत सी चीजें आ गई, आप बोलते रहोगे और आप टेप होते रहेगा। लंबी लड़ाई है, इतिहास कई जगह पता नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 1857 में सारे जितने भी हिंदुस्तान के जो 1897 के हीरो कहलाते हैं, उनके सबके नाम है, मैं उस पर विवाद में नहीं जाता। लेकिन दुर्गावती के अंतिम वंशज थे, जबलपुर में रहते थे, गढ़ा है वहां। शंकर शाह, रघुनाथ शाह आदिवासियों के, ट्राइबल लोगों में विद्रोह कर दिए 1857। उन्हें इलाहाबाद, जबलपुर की हाई कोर्ट है, उसके बाजू में उनको तोप के मुंह से रख के उड़ाया गया। लेकिन उनके इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। झांसी की रानी का है और सबका है, लेकिन जिनकी सबसे ज्यादा यानी इतनी भयानक, इतनी बड़ी शहादत किसी की नहीं है, वो आदिवासी की, ट्राइबल की थी। लेकिन कलम है नहीं, आदिवासी तो जवान, उसका जंगल बोलता नहीं, पेड़ बोलता नहीं, खेत बोलता नहीं, उसका हल नहीं बोलता, बैल नहीं बोलता, जानवर नहीं बोलता। हजारों बरस से वो चुप है, और चुप है तो फिर कलम कहां से चले, इतिहास कहां से लिखे। इसलिए बहुत लंबा इतिहास है। इस जो सामाजिक विषमता है, ये बड़ी भयानक है, बड़ी भारी। भारतीय समाज सदियों से खंड खंड खंड, और याद रखना, जब खंड खंड होता है कोई नदी नाला, तो पोखर बन जाता है और पोखर सड़ जाता है। इसी तरह देश का जो जाति व्यवस्था है, और याद रखना उसमें कोई नहीं बचता है, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो लोहार हो, बड़ई हो, कुमार हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, अहेर हो, सब उसके विक्टिम है, उसके भुक्तभोगी है। खंड खंड है, बड़ी बीमारी तो यही है। लड़ाई इसके सबसे ज्यादा इसी पे हुई है। यानी महात्मा बुद्ध, बहुत उसके बारे में नहीं बोलता, एक ही बात कहना चाहता हूं, उसने नारा लगाया कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। क्या कहा? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। बाबा साहब इस साहित्य में बुद्ध का जो, उसमें चलते चलते जब ये बात उनके सामने खड़ी हो गई, तो इस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित उनको किया था। किसने? कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय।
ये नारा किसका है? ये शंकराचार्य का है। बुद्ध का नारा क्या है? बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय। शंकराचार्य का है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका साथ, सबका विकास। यही गोल गोल चीज है। शंकराचार्य का इतना पुराना है, सबका साथ सबका विकास। यही तो है शंकराचार्य का सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय।